हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये पर्यावरण अध्ययन की क्लास है और इससे पहले मैंने 2013 और 11 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सिस्टमैटिक ढंग से लगे हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज हम कराएंगे 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पार्ट 2 स्क्रीन पे इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे पार्ट 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डेली 15 क्वेश्चन कराते हैं। तो इसका जो पार्ट 1 है ये मैंने करा दिया है, वो भी प्लेलिस्ट में लगा दिया है, देख सकते हैं आप जाके। तो चलिए आइए आज के क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? अस्थियों या हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, ये हमें बताना है। तो देखिए, अस्थियों के लिए या हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी आवश्यक होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट हम लोग विटामिन सी पे आते हैं। विटामिन सी से कौन सी डिजीज होती है? विटामिन सी से होती है स्कर्वी। दूसरा, इसका जो साइंटिफिक नेम या रासायनिक नेम है वो क्या होता है? होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल बोल दीजिए। और इसमें क्या हो सकता है? अब विटामिन सी जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है? तो विटामिन सी जल में घुलनशील है। जैसे आप नींबू वगैरह में विटामिन सी पाया जाता है, तो आप घर में पानी में अगर डालेंगे तो आसानी से खुल जाता है, तो इसलिए विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई ये जो है स्किन से संबंधित डिजीज या प्रेगनेंसी से रिलेटेड, इसमें विटामिन ई का जो है प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अगर इसका हम जो रासायनिक नाम है वो देखें तो क्या है, और ये जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है? तो सबसे पहले हम लोग इसका साइंटिफिक नेम देखते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और ये जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है? ये वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील। अब विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका नाम होता है रासायनिक पाइलोक्विनिन। पाइलोक्विनिन। दूसरा, ये जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है? तो ये भी विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। अब जल में घुलनशील विटामिन होते कौन कौन से हैं? तो ये आप याद रखिएगा, बी और सी विटामिन जो है ये जल में घुलनशील। बी सी लगातार आता है अल्फाबेट में, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक से कि बी सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का 16 का आंसर हो जाएगा डी। इससे आपके कितने क्वेश्चन, कई क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन से तैयार हुए। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। माउंट केटू। माउंट केटू, सबसे पहले आपको इसकी स्थिति पता होनी चाहिए। स्थिति क्या है? तो ये जो है पाकिस्तान और चीन की सीमा पे है। और इसकी लंबाई भी पूछा जाती है, तो इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई है 8611 किलोमीटर। 8611 किलोमीटर जो है ये ऊंचाई है, इसकी लंबाई नहीं ऊंचाई। अब नेक्स्ट हम लोग माउंट एवरेस्ट पे आते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब इसकी स्थिति क्या है? तो ये माउंट एवरेस्ट जो है ये चीन में है। इसकी लंबाई क्या है? तो इसकी लंबाई है
8848 किलोमीटर ऊंचाई है, बार बार लंबाई कह रही हूँ, ऊंचाई है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी है, तो कौन सी है, माउंट कंचनजंगा है। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसको रफ कर देते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगाइए, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है। प्रीवियस ईयर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इससे आपको परीक्षा का पैटर्न पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 18 क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है, तो आपको सभी ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है जो सही है। ऑप्शन क्या क्या है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, और शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर। इसका जो है 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है, ये बताना है। तो आपको अगर पांचों परतों के नाम पता होगा तो आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो पहले हम लोग पांचों परतों के नाम देख लेते हैं। सबसे जो निचली परत है उसका क्या नाम है, ट्रोपोस्फेयर। एक मिनट पहले इसको रफ करें। सब आप पहले ये नीचे से ऊपर का सिंबल बना लेते हैं, फिर बॉटम टू टॉप सबसे नीचे जो निचली परत है उसका क्या नाम है, ट्रोपोस्फेयर, या ब्रैकेट में लिख लीजिए क्षोभ मंडल। फिर दूसरी परत का क्या नाम है, ये पहली है, दूसरी क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसका क्या नाम है, जहां पे ओजोन परत है, समताप मंडल। नेक्स्ट हमारी है जो बीच में है, बीच में कौन सी हो जाएगी, तो मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर। इसका क्या नाम है, मध्यमंडल। अब नेक्स्ट हमारी फोर्थ जो है वो कौन सी हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगी आयनोस्फेयर। और इसको क्या बोलते हैं, इसको आयनोस्फेयर के साथ साथ कहीं कहीं थर्मोस्फेयर भी लिख कर आता है, तो वो भी आपको याद रखना है। आयन मंडल। और जो सबसे ऊपरी परत होती है उसका क्या नाम है, पांचवी परत, उसका नाम है बाह्य मंडल या एक्सोस्फेयर। यहाँ पे आप बाह्य मंडल भी लिख सकते हैं, बाह्य मंडल। और ये जो मेसोस्फेयर है इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो वायुमंडल की सबसे जो ठंडा मंडल है वो मध्य मंडल है, और ओजोन परत समताप मंडल में है। क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे निचली परत पूछा है, तो सबसे निचली परत कौन सी हो जाएगी, सबसे निचली परत ट्रोपोस्फेयर हो जाएगी, और सबसे ऊपरी एक्सोस्फेयर हो जाएगी। मध्य पूछी जाए तो मेसोस्फेयर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। क्या बात है, दोनों क्वेश्चन का आंसर डी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है 20, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। फिर से वही क्वेश्चन आया, विटामिन से 16 नंबर का क्वेश्चन भी विटामिन से संबंधित था, और ये भी
विटामिन से ही है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। इसमें पूछा है विटामिन सी, वहां पे मैंने आपको बताया भी था। तो विटामिन सी की कमी से जो डिजीज होती है उसका क्या नाम है, स्कर्वी। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट बेरी बेरी, विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट है रतौंधी, रतौंधी का क्या हो जाएगा, विटामिन ए। और इनके जो रासायनिक नाम है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने, नहीं पता होगा तो गूगल पर सर्च करके फिर आप मैसेज पे लिखिए जिससे कि आपको याद हो जाए। फिर थकान, थकान के लिए आप विटामिन डी भी मान सकते हैं। विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से थकान भी होता है। एनीमिया भी, एनीमिया का भी एक सिम्टम है थकान होना, क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया भी हो जाएगा और विटामिन डी भी हो जाएगा डी के लिए। तो इस क्वेश्चन का 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, तो ऑप्शन है हमारे प्रतिभा पाटिल है। अब प्रतिभा पाटिल प्रेजेंट टाइम में क्या है, यहाँ भारत की राष्ट्रपति हैं, तो ये तो होंगी नहीं, इनको पहले ही हटा देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर पद्मजा नायडू, ये भी नहीं होगा। हंसा मेहता, ये भी नहीं है। हंसा मेहता समिति है एक, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन बचा, तो सी ही हो जाएगा। किरण बेदी किस बैच की हैं, तो 1972 बैच की हैं ये आईपीएस, और ये पहली आईपीएस महिला है। तो 21 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन। आइए देखते हैं 22 क्वेश्चन क्या है। 22 है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं मानस, कांजीरंगा और गिर जंगल और कान्हा किसली। तो देखिए मानस तो असम में ही है। अब कैसे याद कर सकते हैं, कुछ कुछ मानस और ये असोम लिखा है, लेकिन यहाँ पे होगा असम, टाइपिंग एरर है। असम और मानस एक जैसा लग रहा होगा, तो आज आप यहीं पे याद कर लीजिए कि जो असम है, असम में ही मानस है और असम में ही कांजीरंगा है। लेकिन कांजीरंगा जो है वो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद करना है। कांजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब गिर जंगल जो है ये कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में, ये भी पता होना चाहिए आपको। और नेक्स्ट है कान्हा, कान्हा किसली है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि चट्टान का उदाहरण है, हमें ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, बेसॉल्ट है, चूना पत्थर है, सेल्ट है, स्लेट है और ग्रेफाइट है। तो हमारा इसमें का 23 का जो है ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 23 का ए, बेसॉल्ट से जो है अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। अब कैसे होता है, तो जो ज्वालामुखी है उससे जो लावा निकलता है, उस जब वो जम जाता है तो उसी से जो है अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बेसॉल्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसको रब कर देते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करिए ताकि सभी के पास पहुंच सके। 24 है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, हमें ये बताना है। तो अभी मैंने बताया था टोटल कितनी परतें हैं, तो आपको पता है सबसे पहली कौन सी है, ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है। फिर स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है। फिर क्या है, मीजोस्फियर है, मध्य मंडल है। फिर आयनोस्फियर है, और सबसे ऊपर कौन सा है, एक्सोस्फियर है।
इसमें क्या पूछा है, पृथ्वी वातावरण की किस सतह पर ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी वाली परत पर स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। अब हमें ये बताना है, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमारे, ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और गुरु नानक देव। तो देखिए सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो गुरु नानक देव हैं। अब आपको ये देखना है कि गुरु तेग बहादुर जो है वो किस नंबर के गुरु हैं। तो ये जो है 90 नंबर के गुरु हैं। और गुरु गोविंद सिंह किस नंबर के हैं, तो गुरु गोविंद सिंह हमारे 10th नंबर के हैं। गुरु अर्जुन देव जो हैं वो 5th नंबर के हैं। और जो गुरु तेग बहादुर जी हैं, इनका जो सर कलम कर दिया था औरंगजेब ने किया था। ये इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। तो ये भी पूछा जाता है कौन से गुरु जो है कौन से नंबर के हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया गुरु तेग बहादुर 90 नंबर के हैं, गुरु गोविंद सिंह आखिरी गुरु हैं 10th नंबर के, और गुरु अर्जुन देव 5th नंबर के हैं। तो ये भी आपको याद करना। और सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं गुरु नानक देव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 26 पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र बताना है। कौन सा यंत्र जो है भूकंप की तीव्रता को नापता है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, तो ऑप्शन हमारा है फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो देखिए भूकंप की तीव्रता जो है किसके द्वारा नापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा नापी जाती है। अब कार्डियोग्राफ हृदय की धड़कन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बैरोग्राफ इससे पहले जो यही इसी प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रीवियस ईयर को 2014 वाले का जो पहला क्वेश्चन है वो यही पूछा गया था कि वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ये वायु दाब के लिए है, वायु दाब को नापने के लिए। जब इसमें जो है पारा लगा होता है, पारा यानी HG, जब मौसम अचानक बिगड़ने वाला होता है तो पारा जो है वो गिर जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि मौसम गड़बड़ है। तो इस बैरोग्राफ के द्वारा वायु दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय की धड़कन के लिए, सिस्मोग्राफ को भूकंप की तीव्रता के लिए, और फिजियोग्राफ से कोई मतलब नहीं है। तो 3 क्वेश्चंस आपके तैयार हुए इसमें, और ये सोचिए 30 क्वेश्चन में ही रिपीट हुआ। तो टेट का पेपर बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे तो आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्या है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। अब हमें ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या है, 21 मार्च है, 21 जून है, 23 सितंबर है और 22 दिसंबर है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, हमारा 27 का हमारा सही हो जाएगा। अब अगर आपको पता होगा, 1 मिनट ये सही कर दूं पहले। हाँ, अगर आपको ये चीज पता होगी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, क्योंकि यूपी टेट है, यूपी टेट उत्तर प्रदेश का है, तो आपको पता जरूर होगा यूपी उत्तर प्रदेश किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो आपको पता भी होगा कि 21 जून जो है, 21 जून को लिख भी देते हैं, 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है और रात छुट्टी होती है। ये चीज आपको पता होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर को जो है 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है, क्रिश्चियन वगैरह में ऑस्ट्रेलिया का पर्व है मेन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में ही तो है। तो आप ट्रिपली अगर कनेक्ट करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा आपको।
और इस समय जो है सूर्य जो है पूरी तरीके से मकर रेखा के सीध पे होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फेस्टिवल से रिलेट करके याद करेंगे तो क्लियर बिल्कुल याद होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 28 क्वेश्चन क्या है हमारा? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताना है। अब ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, और इनका एक कोड भी फेमस है। वो क्या है? कोड है वेदों की ओर लौटो, की ओर लौटो। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। 29 क्या है? भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू, सॉरी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? राजस्थान, तमिलनाडु, असम। असोम नहीं है, असम है, पता नहीं कैसे टाइपिंग एरर है इसमें, और उत्तर प्रदेश। तो देखिए बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है। ये आपको क्लियर हो गया। अब तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो भारतनाट्यम है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अब राजस्थान का सबसे फेमस क्या है लोक नृत्य? बंजारा। अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी का भी आपको पता होना चाहिए। यूपी का लोक नृत्य क्या है? रासलीला। मथुरा कहाँ पे है? मथुरा यूपी में ही तो है। तो इस तरीके से आप यूपी का क्या है? रासलीला है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए पहले तो ये बता दूं इसका क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत गौच पौच हो जाता है। और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका ए ऑप्शन सही होगा 28 का, और 29 का होगा सी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। भाई आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करिए ताकि सभी तक पहुंच सके, क्योंकि एग्जाम की डेट बहुत दूर नहीं है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के जो परस्पर समूह पूछा है ये ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे जो है खाद्य चक्र और खाद्य जाल में कंफ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन इसमें खाद्य श्रृंखला के परस्पर जो एक समूह है एक दूसरे से जुड़े हुए, तो उसको क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। अगर सीधी रेखा बनी हो, जैसे घास को किसने खाया? घास को किसने खाया? काऊ ने खाया या गाय ने खाया। फिर गाय खाती है, और कौन खाता है? बकरी खाती है। फिर और बकरी से क्या रिलेट हो जाएगा? गाय को कौन खाएगा? गाय को शेर खा सकता है। अब शेर जब मर पा जाता है तो कौन खाता है? बाज खाता है। तो इस तरीके से ये जो है सीधी है, तो ये क्या है? ये खाद्य चक्र है। लेकिन ऐसे ही अगर मैं लिख दूं घास तो बकरी भी खाती है, घास तो भेड़ भी खाती है ना? भेड़ भी खाती है, गलत लिख रहे हैं, भेड़ है ना? और फिर भेड़ को भी शेर खाता है, शेर को बकरी भी खाती है, सॉरी बकरी को शेर खाता है, ठीक है। अब शेर जब मर जाता है तो बाज भी खाता है, और भी जैसे चील भी खाती है, तो कई हो जाएंगे ना, तो एक तरीके से परस्पर संबंधित हो जाएंगे। तब किस चीज का निर्माण होगा? एक तरीके से खाद्य जाल का। जब एक ही जंतु को या एक चीज तो नहीं कहेंगे, जैसे उत्पादक है, घास को ऐसा नहीं है कि गाय ही खा रही है, भेड़ भी खा रही है, बकरी भी खा रही है। बकरी को शेर खाता है, और बकरी को कौन खा सकता है? भेड़िया खा सकता है। तो इस तरीके से एक खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा और
ये अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।